Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and ready to learn and benefit from online classes. Today is our lecture number 2 about research methodology. As you know that there are specific motives of research. Being a human being, we do everything with a motive. सो बेटे ज़िंदगी में हम जो भी काम करें उसके लिए जितना स्ट्रॉन्गर हमारा मोटिव होता है उतना ही ज़्यादा हम ईगर होते हैं उस चीज़ को लर्न करने के लिए. सो एज यू नो दैट रिसर्च प्रोजेक्ट इज़ द पार्ट ऑफ BS English of the syllabus of Punjab University. So in order to just navigate what its important is for you people is that we have to first establish what is our destination. बेटे हम आखिर करना क्या चाहते हैं और किस तरीके के साथ ये सिलेबस जो है बाकी जितनी भी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं उससे किस तरीके के साथ डिफरेंट है. तो ऑब्वियसली रिसर्च मोटिव्स रिसर्च पे बेशुमार हवाले से गुफ्तगू हो सकती है. फॉर एग्जांपल दैट जैसे किसी का भी साइज एक जैसा नहीं होता, जूती का हो या कपड़े का हो, हर किसी का अपना अपना है. बिल्कुल इसी तरह रिसर्च को हर शख्स ने अपने अपने अंदाज में उसको डिफाइन करने की कोशिश की है. लेकिन एज ए BS स्टूडेंट आपके लिए रिसर्च उसका मोटिव असल क्या है, जो सबसे बड़ा मोटिव जो है वो फ्रैंकली स्पीकिंग वो क्या है, वो BS इंग्लिश की डिग्री को कंप्लीट करना. तो इसके लिए आप जानते हैं बेटे आपसे एक्चुअली जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उस पर काम करना है. ठीक है, थीसिस आपने लिखना है जो कि 2 कोर्सेज के बराबर होगा. ठीक है, यानी ये 6 क्रेडिट आवर्स पर मुश्तमिल है और सेमेस्टर 7 में भी और सेमेस्टर 8 में भी. तो ऑब्वियसली बेटे आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट और थीसिस उसी वक्त ही लिख सकेंगे जब आपको ये पता होगा कि रिसर्च की मेथडोलॉजी क्या है, किस तरीके के साथ रिसर्च को किया जाता है. ठीक है, तो आपसे जो उनका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है पंजाब यूनिवर्सिटी का आपके सिलेबस में वो क्या है, स्टूडेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ स्मॉल स्केल रिसर्च ऑन अ टॉपिक ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो बेटा आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है और उसमें से एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है. और जो है वो BS लेवल की जो रिसर्च है ये MPhil या PhD लेवल की रिसर्च ऑब्वियसली नहीं है, तो उस कंपैरेटिवली बेटे ये एक स्मॉल स्केल की रिसर्च है. सो यू आर सपोज टू डू अ स्मॉल स्केल रिसर्च ऑन इट. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर अस इज that what are the basic things to do research. Then obviously now you are in semester 7. So what is the importance of and significance of this course, research methodology? So as you know bete Punjab University it has basically suggested that students are supposed to submit their first draft of the research paper at the end of semester 7. So as you know that after doing research, we have to revise it again and again. And this is a painstaking process. I mean, as you can see in the slide, जैसे बेटे आप ये cycle rider एक देख सकते हैं. It's a gradient journey. इसको हमने मेहनत के साथ और कोशिश के साथ ही करने की कोशिश करनी है. But our first goal would be that at the end of semester 7, we must prepare the first draft of research paper. So it's rather very important for all of us. So it's our destination that we will write a research thesis, and at least at the end of this semester we should write the first draft of our research. तो बेटे इस सेमेस्टर के एंड तक हमने जो कम से कम रफ शक्ल के अंदर है उसका पहला ड्राफ्ट लिखने की कोशिश करनी है. तो इस हवाले से हमें ये चीज़ें जहन में होनी चाहिए. तो रिसर्च बेटे डिफरेंट अंदाज में की जाती है. हमारे लिए सबसे अहम तरीन जो था वी हैव जस्ट डिस्कस्ड वो क्या है, ऑब्वियसली डिग्री हासिल करना है. I mean, there are many other motives. The possible or just the common and general motives are the other thing is promotion. For example, I mean, अगर आपने ये BS English किया तो इसके बाद MPhil के लिए भी अगर आप उसको रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ आपकी जॉब हो जाती है, तो उस हवाले से भी इसमें प्रमोशन के चांसेस जो हैं वो बेटर हैं आपकी क्वालिफिकेशन को जब आप लोग इंक्रीज करते हैं. The third thing is why research is done is for knowledge. I mean, there are people in the world they give everything just to gain knowledge. तो बेटे knowledge जो है बहुत बड़ा इस हवाले से uh, वजह है जिसकी वजह से लोग रिसर्च करते हैं.
तो हमारे पास भी कोई अपनी वजह होनी चाहिए। चौथी चीज बेटे क्या है, ऑब्वियसली पैशन। ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ उनके अंदर ये तलब है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी रिसर्च में बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, आगे जाने की कोशिश करते हैं। द फोर्थ वन इज प्लेयर। हर किस्म के जैसे बेटे लोग होते हैं, तो इस किस्म के भी लोग बेशुमार मौजूद हैं जो रिसर्च को एज अ फन एक्टिविटी लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में इस किस्म की डिफरेंट वीडियोस भी देखी होंगी, वो एक एक एनिमल के ऊपर, एक एक एस्पेक्ट के ऊपर डिफरेंट रिसर्चेस करते हैं, और इवन दे स्पेंड द होल ऑफ देयर लाइफ फॉर द वीडियो ऑफ 5 to 10 minutes और 3 to 4 minutes इवन। तो इस हवाले से भी है। तो बेटे बहुत सारे मोटिव्स हैं जिसकी वजह से लोग रिसर्च करते हैं। आपने किस लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी को सीखना है, किस लिए आपने रिसर्च करनी है, और क्या इनमें से आपने सिलेक्शन कर लेनी है। लेकिन द ऑब्वियस रीजन इज जस्ट टू कंप्लीट आवर बीएस इंग्लिश degree, we are supposed to make a research project. So hopefully we will be able to do this inshallah. तो इससे रेलिवेंट बेटे जहाँ से चीज़ों को आप समझना है तो आपने रेलिवेंट क्वेश्चंस जरूर बाद में करने हैं। Now, but as we discussed in lecture number 1, so what's research? Research is basically the study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusion. But our biggest question is that we want to understand the world. हम दुनिया को समझना चाहते हैं, इसके अंदर जितने भी अमूर, जो भी फंक्शन, जिस भी तरीके के साथ वो चीज़ें हो रही। बट ऑब्वियसली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग देयर आर अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस। हमारी ऑब्वियसली हमारा लाइफ स्पैन जो है वो कम है, हमारे जहन की लिमिटेशन और भी बेशुमार लिमिटेशंस हैं। तो इसलिए हमें बेसिकली जो चीज़ें जिन पर लोग पहले काम कर चुके हैं, हमें उन मटेरियल्स को स्टडी भी करना पड़ता है, ठीक है, और उन सोर्सेज को कंसल्ट भी करना पड़ता है, ताकि हम उन फैक्ट्स तक पहुंच सकें कि जिनकी बेस पर हम चीज़ों को रिलाई करते हैं, और इसके साथ हम नए नतीजों पर भी पहुंच सकते हैं। बट लुक अराउंड योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल, आई मीन द वे वी आर नाउ कम्युनिकेटिंग जो है, जिस तरह से अब हमारी ये ऑनलाइन जो इस तरीके से बात हो रही है, दिस इज वन ऑफ द बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो बेटे ये रिसर्च की वजह से ही ये सारा कुछ है। इसमें मजीद भी बात हो सकती है, लेकिन आपने ये देखना है इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। Next very important point is that this is a matchless skill. It's a very unique skill. Skill बेटे आप लोग जानते हैं obviously, skill से मुराद क्या है? The optimum ability to do anything. आप जो आम बंदे से हटकर जो है वो बेहतर काम कर ले, वो आपकी स्किल होती है। इसमें फिर स्किल के डिफरेंट लेवल्स हैं, तो जो पॉलिश्ड स्किल है इस हवाले से भी हमें वो पता होना चाहिए। तो रिसर्च जो है बेटे बेसिकली ये भी एक क्या है, ये स्किल है, ठीक है। तो उस स्किल को सीखने के डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। कुछ चीज़ों का आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी लोकल बेटे एग्जांपल को वो लेना चाहें, अगर डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर बेटे बहुत मशहूर हैं, मसलन अगर डॉक्टर अमानत है, वो आई के हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मशहूर है। अगर आप में से कोई बच्चा उसके पास चला जाए और जाके कहे कि मुझे ये बता दें कि आप किस तरीके के साथ फ़ौरन जो है मरीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप किस तरीके से इलाज कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल होगा कि एक ही दिन आप जाएं और वो आपको सारा कुछ बता दे और आप जो है बाद में आई स्पेशलिस्ट बन के उस 1 घंटे की उसके साथ मुलाकात के बाद आप आई स्पेशलिस्ट बनकर निकलें? तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। उसने बेटे इस स्किल को कैसे गेन किया? ऑब्वियसली इस वाले से उसने पढ़ा है, उसने एक्सपीरियंस किया, उसने तजर्बा किया, आज वो इस लेवल तक जो है वो पहुंचे। तो रिसर्च भी बिल्कुल बेटे ऐसे ही है, जैसे आप ये साइकिलिस्ट को देख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर कि किस तरीके के साथ लेवल बाय लेवल, वन बाय वन करके वो नेक्स्ट जो है बेटे वो आगे चलता जा रहा है और वो उन चीज़ों को मैक्सिमम सीखता चला जा रहा है। तो इसी तरीके के साथ हमारी जो रिसर्च जर्नी है इंशाल्लाह उसको भी हमने कंप्लीट करने की कोशिश करनी। Now then, research for new researchers. As you all are now no more students, basically you are the future researchers or new researchers. So this experience is very unique for you people, because I mean all through your academic career you have gone through different types of books, different types of syllabuses. It was all concerned with the people, what others say. Now it's the time, what do you say? जो कुछ भी आपने पढ़ा था वो ये था कि दूसरों ने क्या बातें की हैं। Now it's the time कि आप खुद जो है वो कंट्रीब्यूट करके वो रिसर्च करें और बताएं
आप क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस हवाले से इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल। तो इसको आपने पॉजिटिवली इसको टेकअप करने की कोशिश करनी है। सेकेंडली, इट्स परहैप्स लॉन्गेस्ट वेंचर यू एवर डन इन योर एकेडमिक कैरियर। तो बेटे ये इतना जो लंबा, ऑब्वियसली इसका जो आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिवली अगर मैं बताना चाहूँ तो देखें ये वो वह चीज़ है जो सेमेस्टर 7 और 8 दोनों में ये 6 करंट आर्ट्स के बराबर है। तो इस लिहाज से भी आप देखो, इस लेंस को भी देख सकते हैं। अदरवाइज थीमेटिकली भी है, इसको हम इन डिटेल नेक्स्ट आगे चल के डिस्कस करते हैं। द थर्ड थिंग इज बेटे दिस इज बेसिकली द लेंथिएस्ट पीस ऑफ राइटिंग I mean you ever written. You were supposed to give some answers. You were given. You were supposed to give to take the MCQs or to give short answer or to give detailed answers. Now this is the first experience, and this is the lengthiest experience. I mean the way you will write your thesis. So now, how you will do this? So there are two things for it basically. One is theoretical knowledge. The other is the practical application of that knowledge. So as far as theoretical knowledge of research has concerned, we will first of all focus on the theoretical aspects of research. I mean, that's why we are discussing research methodology. This is the level one, this is the stage one. Okay, but this is the means, this is the tool, but not the destination. बेटे अब हमने ये theoretical knowledge पे बातें करनी है। इससे मुराद बिल्कुल इट्स रादर डिफरेंट, ये दूसरे सिलेबस से बेटे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ये नहीं कि हमने इन चीजों को याद करना है और इसका हमने पेपर देना है, नहीं, बल्कि चूंकि ये स्किल है, मैं बता चुका हूँ, इसको हम लोगों ने बेटे क्या करना है, अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो पहले लेवल पे हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो सेकंड है बेटे वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इन जो जो स्किल सेट हम सीखेंगे, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम सीखेंगे, उसको हम किस तरीके के साथ अपने वर्क्स के ऊपर अप्लाई करके प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमारा बेटे दूसरा फेज होगा। और इसके बाद जो है वो जो थर्ड फेज है, उसके अंदर हम जो है ना अपनी सारी की सारी जर्नी को, इट विल बी अ डॉक्यूमेंटेड जर्नी। आई मीन हाउ वी डिड दैट, ये जो थीसिस की फॉर्म में वो हम लिखेंगे। सो नंबर वन हम बेटे क्या करेंगे, रिसर्च के बारे में सीखेंगे। दूसरी चीज जो है, जो हमने सीखा है उसको हम टेक्स्ट वगैरह पे अप्लाई करके चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, जो कुछ हमने फाइंड आउट किया, इस सब को जो स्टैंडर्ड वे है उस तरीके के साथ हम लिखने की कोशिश करें। तो क्या स्टैंडर्ड वे है, क्या रिसर्च मैथडोलॉजी है, हम कैसे अप्लाई करेंगे, these will be the major and main question that we will discuss inshallah. Okay, what are the objectives of research? I mean, the things that we just discussed were individual. ठीक है, तो इस वक्त हमारे लिए रिसर्च की जो इम्पोर्टेंट थी, उसको इम्पोर्टेंस थी, हमने उसको डिस्कस कर लिया। लेकिन जो जनरल, जो एवर लास्टिंग, जो एवरग्रीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च हैं, वो क्या होते हैं बेटा? पहली बात तो ऑब्वियसली है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो इट्स वर्ल्ड इज अ मिस्ट्री बेसिकली, तो उसको बेटे अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट किस्म के थ्योरिस्ट आ चुके हैं, डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट आ चुके हैं, फिलोसोफर्स आ चुके हैं, रिसर्चर्स आ चुके हैं, आई मीन लाइक यू। तो बहुत सारी ये चीजें आ सकती, लेकिन इन सब का जो बेसिक, जो ओवरऑल जनरल मकसद है बेटे, वो क्या, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। द सेकंड वन इज नॉलेज एक्सटेंशन। बेटे दूसरी इसमें क्या है, नॉलेज को एक्सटेंड करना। नॉलेज का क्या मतलब है, यानी आप जो जितना वर्ल्ड के बारे में बेटे जानते हैं, जो रिसर्चर है वो कंट्रीब्यूट करता है, जो बॉडी ऑफ नॉलेज जितनी पहले थी उसमें क्या करता है बेटे, इजाफा करता है। So hopefully you will do this. The third one is verification of existing facts. तो different types of एक सर्च के भी मेथड, जो फैक्ट्स लोगों ने मान लिए क्या वो वाकई फैक्ट्स हैं, तो उनको भी प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए चीजें लिखी जाए। चौथी चीज है बेटे, चूंकि ह्यूमन बीइंग्स में ये इंडिविजुअली हर शख्स जो है वो यूनिक है, डिफरेंट है, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए हमें चंद जनरलाइजेशंस जो हैं बेटे वो बनानी पड़ती है। मतलब कि किस किस्म के लोग हो सकते हैं, फर्ज करें एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के जनरलाइजेशन जो है वो हमें करनी पड़ती है। बेटे पांचवी है डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरीज। आई मीन ऑल दोज इजम्स you find, it's basically the result of research. तो ये जितने भी बेटे ways of thinking and different theories हैं, वो भी किस बेस पे डेवलप होती हैं, जब वो डिफरेंट फैक्ट्स को सर्च आउट करते हैं और देखते हैं। तो होपफुली यू विल फाइंड आउट योर रीजन ऑफ रिसर्च। ठीक है, उस अपनी रीजन को लेते हुए आपने इस वेंचर को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करनी है।
So being a new researchers, research may be very very different than what you think. So there are some research pitfalls. I mean that's why कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम जो बारीक बारीक से फर्क हैं दोनों में, ठीक है, देयर आर क्लोज डिफरेंसेस उसमें हैं। तो उसमें वी आर सपोज टू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस अमंग दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इसमें हमने इनको बेटे बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो इनमें आप देख रहे हैं नंबर वन इज रिसर्च वर्सेस लर्निंग। तो शायद आपको अजीब लग रहा होगा कि इस वक्त तो आप लर्न कर रहे हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रिसर्च और लर्निंग ये आपस में क्या चीज़ है। तो ऑब्वियसली बेटे आपने ये बात याद रखनी, रिसर्च इज नॉट लर्निंग, ये लर्निंग नहीं है। ऑल्दो लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, बेटे सीखना, जैसे आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखनी है तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ के आपने रिसर्च नहीं कर ली, बल्कि उस स्किल को प्रैक्टिकली जब तक वो यूज नहीं करेंगे। तो लर्निंग के अंदर क्या है कि आपने उस चीज को सीख लिया। तो रिसर्च बेटे लर्निंग नहीं है, इट्स ए डिफरेंट है। लर्निंग उस रिसर्च का एक पार्ट है, उसके बाद आपने उस लर्निंग की बेस के ऊपर उसे अप्लाई करते हुए कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करनी, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसे तलाश करना है। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है कि समथिंग दैट रिसर्च इज बेसिकली सर्चिंग ऑनलाइन। तो बेटे वो डेटा को सर्च करते रहते हैं, आई मीन दे रिगर्जिटेट द सेम डाटा। तो ये भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सर्चिंग ऑनलाइन इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। उसके जरिए से हम क्या करेंगे बेटे, डेटा इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसे लर्न करेंगे, और हम जो अपना रिसर्च प्रॉब्लम है या जो सोल्यूशन है जो हमने नया कंट्रीब्यूट करना है उस तक पहुंचने के लिए एज ए लैडर, एज ए सीढ़ी बेटे ये काम करेगा। द थर्ड वन इज रिसर्च वर्सेस टेक्स्ट बुक्स। बेटे टेक्स्ट बुक्स कौन सी चीजें होती हैं जिनमें ऑलरेडी जो फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो जनरलाइजेशंस आ चुकी हैं, ठीक है, वो मौजूद होती हैं। लेकिन जो चीज पहले से पता हो, दैट इज नॉट कॉल्ड रिसर्च। सो रिसर्च इज नॉट टेक्स्ट बुक्स। The other thing very very important that we will discuss in detail is what is the difference between your research class and the traditional classroom. Okay then, but basically what do we do in class and what do we do in a research class? The number one marked difference is that our classroom is basically based on learning, ठीक है। क्लासरूम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्लासरूम में हमने, in classroom we do learning, we acquire knowledge. Basically class is an input activity, ठीक है। इसमें बेटे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। बट द रिसर्च में बेटे हम सिर्फ लर्निंग नहीं करते, बल्कि उसके साथ किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम जो है बेटे वो थ्योरेटिकली भी हो सकती है, जिसको हमने सॉल्व करना है, और जो हमारे पास ये कंक्रीट वर्ल्ड के अंदर मौजूद है ये भी हो सकती है। दूसरा बेटे इस क्लासरूम में हम एक्वायर करते हैं, हम नॉलेज को हासिल करते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मौजूद है उससे हम सीखते हैं। But in research, we produce knowledge. Now, I take immense pleasure in congratulating you that you will be the part of this venture. You will now produce knowledge. I mean, in short, you can say that basically classroom is an input and research is output. There are other differences as well. The second one is generally resets after semester. I mean, whatever you read in last semester is basically, I mean, it's reset. ठीक है, वो जो कुछ आपने पढ़ लिया होता है उसके बाद नेक्स्ट नए सिलेबस आ जाते हैं। वो इन जनरल ऑल दो आपकी लर्निंग आपके साथ बेटे रहती है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो है वो वाले कोर्सेज जो हैं वो आपके साथ उसी तरीके के साथ नहीं चलते जिस तरह के प्रीवियस में। फॉर एग्जांपल आपने बेटे प्रीवियसली फैंटेसी पढ़ी, तो अब जो है इस सेमेस्टर में फैंटेसी तो इसका हिस्सा नहीं है। बट रिसर्च इज रादर डिफरेंट। वो क्या है, इट कंटिन्यूज अंटिल सॉल्यूशन फाउंड ट्रांसेंड्स बैरियर्स ऑफ स्पेसिफिक टाइम। So basically it continues until the solution. I mean, there are no basic barriers of time for it. अगर हम इसके स्पिरिट की बात करें तो इसमें बेटे कोई टाइम की बाउंड्री नहीं होती। बट बीइंग अ स्टूडेंट ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो उस हवाले से हमने इसको ये जानने की कोशिश करनी है। अगर कोई बहुत ज्यादा पैशनेट हो रिसर्च के हवाले से तो ऑब्वियसली बेटे इट हैज नो बैरियर। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगाकर ये जो है ना ये चंद पेजेस की रिसर्च और चंद वीडियोस या चंद ऑडियोस को रिकॉर्ड करते हैं। द थर्ड वन इज द बेसिक डिफरेंस। वो क्या है,
इंस्ट्रक्टर नोज द आंसर। बेटे टीचर को पता होता है, टीचर को पता होता है कि इसका क्या जवाब है, ठीक है। लेकिन रिसर्च के अंदर नो बडी नोज द आंसर, नॉट इवन द सुपरवाइजर, आई मीन ही डजंट नो द आंसर, ठीक है। उसके पास भी सवालात के जवाब मौजूद नहीं होता। अब आप ये जहन में जरूर ये सवाल पैदा हो रहा कि आई मीन वी कैन चेक लर्निंग, हम क्लास में जो सीख रहे हैं उससे चेक है, बट हाउ देन वी विल चेक रिसर्च। बेसिकली बेटे इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिसर्च कि उसमें जो एग्जैक्ट आंसर है वो किसी को पता नहीं होता, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज, द एक्सपर्टीज, द स्किल्स, उस बेस के ऊपर जो है वो सुपरवाइजर वो आपको क्या कर सकता है, वो गाइड करता है, इसी तरह से वो रिसर्च में ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटे डॉक्टर के पास बेशुमार पेशेंट्स आते हैं और उसमें सेवरल केसेस जो हैं वो यूनिक होते हैं। यही वजह होती है कि वो उन्हें जनरल डील करते हैं, जब वो मेडिसिन देते हैं उससे उन्हें कोई अफाका नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आई मीन दे कीप ऑन ट्राइंग, वो डिफरेंट उन चीज़ों को वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हर जिस किस्म जैसे पेशेंट यूनिक हो सकता है, तो लेकिन उनके पास जो ट्रेनिंग है मेडिसिन की, वो उस बेस के ऊपर उसको अपना गेस करते हैं, डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो सुपरवाइजर है वो क्या है, वो अपने उस फील्ड के अंदर जो नॉलेज है उसको बेटे अप्लाई करके आपको गाइड करने की कोशिश करेगा। Then, in classroom, you are exposed to exams and different types of assessments and different types of assessments. So, I mean, what did you get or what did you acquire in your classroom can be checked by assignments or some types of exams. But in research, basically, we are to develop our own evaluation metrics. I mean, how we will judge that our research is successful, useful, or not. Okay, so that's why we have to develop sorry, we have to develop our evaluation metrics. I mean, in simple words, you can say that you will make your own thermometer based on different theories, that how you will check a specific phenomena. इसको बेटे जो जो हम मजीद सीखेंगे ये situations जो हैं और ये चीजें ज्यादा clear होती जाएंगे. So obviously what do we get in at the end of the whole discussion is basically research focuses on output. Your thesis will be your output, your research project will be your output. It will be so based on all these things you should develop your own philosophy of research. So hopefully we have discussed these things in detail. Now the time is to make your own research motto. So what would be our research motto, or what ought to be our research motto, or what even should be our research motto is that you all are supposed to enter a research project to do what? Not to reproduce, बट टू कंट्रीब्यूट। तो बेटे उन्हीं चीजों को हम दोबारा लिखने के लिए नहीं, वी आर जस्ट हेयर टू कंट्रीब्यूट। लेकिन frankly speaking, obviously it's a long journey, there are different steps to it. So hopefully if you give your everything to it, inshallah you will be able to do this one. So in the first lectures we will discuss the basic things about it, because if you are ready to learn the way it should be learned, तो ये venture आप सबके लिए होगा. And last but not the least is that in your academic career, this is the unique thing, number one. Number two, your progress in your academic career basically depends upon your research projects. I mean, basically, although MPhil can be done without a research thing, but in PhD, you are supposed to do this one. लेकिन रिसर्च वाले बेटे बंदे को हर जगह के ऊपर प्रेफर किया जाता है, इवन इन योर जॉब इंटरव्यूज और जहाँ पे भी आप जान, तो इसलिए रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक कैरियर। तो आप एक्सेल करना चाहें, आगे एमफिल करना चाहें, पीएचडी करना चाहें, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल करना चाहें, तो रिसर्च इज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग। ओके, सो होपफुली इंशाल्लाह वी विल डू दिस वेंचर कलेक्टिवली। तो आपने बेटे ये कोशिश करनी है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो
आज की आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद जो आपने बेटे आंसर देना है वो इस बात का ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लासरूम एंड अ रिसर्च methodology class. ओके, सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मे ऑल अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस इन दिस वेंचर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।